ठीक है, तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। कल मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर बहुत लोगों का नेटवर्क का इशू था और कुछ प्रॉब्लम्स थे, और काफी रात भी हो चुका था, इसकी वजह से ये पूरा हम लोगों का हो नहीं पाया था। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करता हूं। ठीक है, हमारे पास एक रॉड है, इस तरह का एक रॉड है, इस तरह से वर्टिकली इस तरह से हैंग किया हुआ है। ठीक है, और यहां से इस तरह से एक हिंज किया हुआ है, ऊपर में एक इस तरह से हिंज किया हुआ है, इस रॉड को इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, और वर्टिकली इस तरह से हैंग कर रहा है एक रॉड। ठीक है, एक पार्टिकल हवा में इस तरह से उड़ता हुआ आता है और इसको किसी एक्स डिस्टेंस पे इस तरह से टक्कर मारता है। ठीक है, ऐसा यूं आया खट, यहां से खट वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से हिट करता है इस पोजीशन पे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस हिंज पॉइंट। ठीक है, x फ्रॉम दिस हिंज पॉइंट। इस जो रॉड का मास है दैट इज m, और इसका जो लेंथ है टोटल दैट इज l, कैपिटल L। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है ये जो पार्टिकल जो इसको आके हिट कर रहा है, इसका जो मास है दैट इज m, और इसका जो वेलोसिटी जब ये हिट करता है उस समय की जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज v0। तो ये सारी चीजें हमें दी हुई है। इसके अलावा हमें एक चीज और दिया हुआ है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो कि E हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो E जब ये कॉलिजन हो रहा है उस समय इसका जो E है दैट इज इक्वल टू हाफ, दैट इज 0.5। तो ये जानकारी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बाद कि जो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसमें पूछा गया है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसको हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट टाइप करो, और सब कोई पेन और कॉपी लेके बैठो। ठीक है, चैट बॉक्स में हाँ क्लियर है, ओके। ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर है? अब सब कोई पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, वो पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, आज हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कॉलिजन कॉलिजन जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ये भी टेस्ट हो जाएगा आज। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन, और जो दूसरा इसका क्वेश्चन है ये एक साथ क्लब हो जाएगा, दैट इज ओमेगा ऑफ द रॉड आफ्टर कॉलिजन। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ क्लब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें सब जो पहला स्टेप होना चाहिए वो हम लोग इसका एफबीडी हमको बना लेना चाहिए, ताकि हमको चीज को विजुअलाइज हो सके कि कौन कौन से फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहे हैं, और किस तरह के फोर्सेस को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्या हम लोग लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले एफबीडी बनाओ। ठीक है, तो एफबीडी अगर मैं बनाता हूं तो सबसे पहले तो इस रॉड का देखते हैं, इस रॉड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो इस रॉड के फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स लग रहा होगा इसके सेंटर पे, ठीक है, इस रॉड के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दैट इज mg। ठीक है, इसके इसके अलावा इस पे एक यहां पे हिंज फोर्स लग रहा होगा, अभी हमें पता नहीं है कौन से डायरेक्शन में, तो मैं इस डायरेक्शन में एक Fx ले लेता हूं हिंज फोर्स, और इस डायरेक्शन में Fy ले लेता हूं हिंज फोर्स। ठीक है, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है इस पे? नहीं लग रहा है। और जब ये कोलाइड कर रहा होगा, जब ये पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा होगा, मैं पहले पार्टिकल इधर बनाता हूं, ये रहा मेरा पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे, ये मेरे पास पार्टिकल है जो कि एक्स डिस्टेंस पे लोकेटेड है यहां से। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा एक्स है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, और इस पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, और जब ये लोग दोनों हिट हो रहे हैं, यहां से ये इस तरह से हिट करता है, उस समय कोलिशन के टाइम पे एक फोर्स और लगता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जब ये पार्टिकल इस v0 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो इसको जब ये इसको हिट करता है तो इस वाले पार्टिकल पे इस रिवर्स डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इस वाले रॉड पे इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन इसको आगे हिट करता है तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और पार्टिकल को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करेगा। तो यहां से मैं नॉर्मल रिएक्शन दिखाता हूं, दिस इज माई नॉर्मल रिएक्शन ड्यूरिंग कॉलिजन, और यहां से एक नॉर्मल फोर्स इस तरह से आएगा।
तो इतने फोर्सेस इसमें अभी लग रहे हैं, ठीक है। जब ये कोलिजन हो रहा है उसमें इतने इतने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं कि कॉलिजन हो रहा है, ड्यूरिंग कॉलिजन हम लोग दो तरह की फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग कॉलिजन हम लोग दो तरह की फोर्सेस की बात करते हैं, इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव इंपल्सिव फोर्स, और जो दूसरा फोर्स है दैट इज नॉन इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोलिजन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग सिर्फ इंपल्सिव फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, नॉन इंपल्सिव फोर्स को हमको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आती है सबको? ये इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में मुझे डिटेल में जाने की जरूरत है या सबको समझ में आती है कि हम लोग अगर कोलिजन पढ़ा होगा तो ये चीज तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि कोलिजन में कभी भी हम लोग इंपल्सिव फोर्स, हम लोग सिर्फ इंपल्सिव फोर्स को कंसीडर करते हैं, नॉन इंपल्सिव फोर्स का हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कोलिजन के केस में। ये चीज सबको क्लियर है? अगर कोलिजन पढ़ा है, बेसिक है ये, कोलिजन का बेसिक है, ठीक है। मैं चैट बॉक्स देखता हूँ, समझ आती है, ओके क्लियर है। तो केपी दीक्षित को क्लियर है, आर्यन को भी क्लियर है। आर्यन डायरेक्ट मैसेज मत भेजो, आप एवरीवन कर दो, चैट फॉर एवरीवन, ठीक है। सभी को डायरेक्टली उसमें मैसेज भेजो, ठीक है। उत्तम को भी क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इस पे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या है। तो अभी मुझे बता दो फटाफट चैट बॉक्स में कि ये सारे फोर्सेस में से अगर मैं ड्यूरिंग कॉलिजन की बात करूं तो ड्यूरिंग कॉलिजन में मैं कौन कौन सी फोर्सेस को हटा सकता हूं? ड्यूरिंग कोलिजन में नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को हटा दूंगा इसमें से, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन मुझे उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एमजी को हटा सकते हैं, वेरी गुड, एमजी को हटा देते हैं, ठीक है। सब बोल रहे हैं कि एमजी को हटा दो, तो हम लोग उठा के एमजी को इरेज कर देते हैं सीधा सीधा। ये एमजी का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा ड्यूरिंग कोलिजन, ये चला गया। इस एमजी को भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं आएगा, ये भी चला गया बेचारा। अब हमारे पास फोर्सेस कौन कौन से बच रहे हैं? एक नॉर्मल रिएक्शन जो पार्टिकल रॉड पे लगाएगा और रॉड पार्टिकल पे लगाएगा, यही बेसिकली एक नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास बचा हुआ है, और एफ एक्स और एफ वाई बचा हुआ है। अब मुझे बताओ एफ वाई की वैल्यू जीरो होगी, ये बात सबको समझ में आती है? एफ वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये बात सबको समझ में आती है? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, एफ वाई इज जीरो, ये सबको समझ में आता है? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एफ वाई भी जीरो है, तो इस बेचारे का भी कोई काम नहीं है, इस बेचारे को भी हम लोग यहां से हटा देते हैं। क्योंकि जो भी इंपल्स लग रहा है, अगर हम लोग देखें एक पार्टिकल, जस्ट मैं सिर्फ कॉलिजन की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग कॉलिजन की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग कॉलिजन का जो मोमेंट होगा वो बहुत कम टाइम होगा, मिली सेकेंड में होगा, माइक्रो सेकेंड में होगा, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो उस टाइम के लिए अगर हम लोग देखें तो ये नीचे इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से इंपैक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये जो यहां पर ये जो हिंज फोर्स है, इस पे भी सिर्फ जो इंपैक्ट आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स है, और उसी की वजह से जो इंपैक्ट आएगा, इसलिए हमारे पास जो हिंज फोर्स है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो एफ एक्स मैंने लिखा, ये इंपल्सिव फोर्स है या नॉन इंपल्सिव फोर्स है? चैट बॉक्स में फटाफट, एफ एक्स जो है मेरे पास वो इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? फटाफट बताओ फटाफट, चैट बॉक्स खुला है। इंपल्सिव है, उत्तम ने बोला है इंपल्सिव है, वेरी गुड। बाकी को समझ में आता है ये, दिस इज एफएक्स, दिस एफएक्स इज इंपल्सिव, वेरी गुड। केपी ने भी बोल दिया, आर्यन भी आर्यन ने बोला, वेरी गुड। तो अब कुल मिला के हमारे पास जो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है कि हमारे पास ये इतने ही सारे फोर्स हैं, एफएक्स है, नॉर्मल है, ठीक है। दो नॉर्मल है और एफएक्स है। तो मुझे किसको अपना सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा ड्यूरिंग कॉलिजन? ड्यूरिंग कॉलिजन की बात करूं तो मैं मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं किसको अपना सिस्टम कंसिडर करूं? यार क्या क्या मैं रॉड को अपना सिस्टम कंसिडर करूं, या रॉड और इस पार्टिकल को सिस्टम कंसिडर करूं, या फिर किसको करूं, या सिर्फ पार्टिकल को अपना सिस्टम कंसिडर करूं? मेरा सिस्टम क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में आ चुका है मैसेज, बोथ, आर्यन ने बोला बोथ, ठीक है, वेरी गुड। बाकी का वेट कर रहा हूं, फटाफट टाइप करो फटाफट। बाकी का मैसेज क्यों नहीं आया अभी तक? दोनों, सत्यांश भी बोल रहा है दोनों आएगा, वेरी गुड, ठीक है। रॉड एंड पार्टिकल उत्तम की तरफ से भी आ गया, केपी दीक्षित की तरफ से भी आ गया, दोनों का आएगा, फटाफट आंसर करना, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इन दोनों को अपना सिस्टम कंसिडर करता हूं, चलो तुम लोगों ने बोला कि इन दोनों को अपना सिस्टम आप कंसिडर करो, तो रॉड
और सॉरी पार्टिकल और ये रॉड है को इसको अगर मैंने सिस्टम कंसीडर किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, Fx मेरे पास एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया, Fx इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अगर Fx ओनली एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मतलब अगर मैंने सिस्टम अपना क्या कंसीडर किया, माय सिस्टम इज रॉड एंड पार्टिकल, तो क्या मैं इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? क्या मैं इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? फटाफट बताओ, क्या मैं इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? क्या मैं इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? चैट बॉक्स खुला हुआ है, बोलो फटाफट। लीनियर मोमेंटम नो सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वेरी गुड। लीनियर मोमेंटम हम लोग इसलिए लीनियर मोमेंटम इसलिए कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स आ चुका है, Fx, जो कि एक इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं कर सकते। अब हम लोग इसमें क्या हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? तो हाँ, इसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अगर हम लोग एक दिमाग लगा ले तो। ठीक है, तो मेरे पास चैट बॉक्स में रिप्लाई आ गया, यस वेरी गुड। हम लोग इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, और हम लोग किस पॉइंट के अबाउट अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे? हम लोग इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पे हिंज वाले जो पॉइंट है, इसके अबाउट अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, तो इस पॉइंट के बाद मैं एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करता हूं तो मेरा एफएक्स का जो एफएक्स की वजह से जो भी टॉर्क आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट शुड बी जीरो। ठीक है, डीएल बाई डी जो हमने डिस्कस किया था, जो अभी हमारा जो फोकस है, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, अगर हमने बोल दिया किसी पॉइंट के अबाउट डीएल बाई डी टी इज जीरो, दैट मीन्स उस पॉइंट के बाद अगर टॉर्क इज जीरो, देन डीएल बाई डी टी इज जीरो, दैट मीन्स एल वेक्टर इज कांस्टेंट। तो ये हमारा बेसिक जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो लॉ है वो हम लोग यहाँ से फुलफिल कर लेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग इस हिंज पॉइंट, इस पॉइंट को मैं ओ बोलता हूं सपोज, इस पॉइंट ओ के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब फटाफट मैं इसके एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का जो इक्वेशन है वो लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं लिखता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अगर मैं देखूं तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर ए पार्टिकल हमने देखा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कितना हो जाएगा? इस पार्टिकल का मास m है। ठीक है, तो m पार्टिकल का मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं इनिशियली, तो m इंटू वी नॉट इंटू एक्स। ठीक है, m वी नॉट इंटू आर परपेंडिकुलर हम लोग लिख सकते थे, या m v परपेंडिकुलर इंटू आर, कुछ भी करो। तो ये r जो है ये x है मेरे पास, और ये परपेंडिकुलर है, वी नॉट और x जो है वो परपेंडिकुलर है एज फार एज दिस पॉइंट o इज कंसर्न। तो o के अबाउट हम लोग इसका जो एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का m v नॉट x लिख सकते हैं इनिशियली। और इनिशियली इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम है वो पॉइंट o के अबाउट जीरो है। ठीक है, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं, तो फाइनली सपोज ये जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा है, सॉरी इसकी वेलोसिटी ओमेगा कैसे हो सकती है? फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इज v1, और आफ्टर कोलिजन इसके पास एक ओमेगा आ गया सपोज, इस रॉड के पास, दैट इज ओमेगा। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन मैं एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट लिखता हूं। ठीक है, तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस पार्टिकल के लिए हम लोग लिख सकते हैं m v1 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस, और इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं? रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा i अबाउट पॉइंट o इंटू ओमेगा। आई अबाउट पॉइंट ओ, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ इंटू ओमेगा। ठीक है, आई ओमेगा हम लोग लिखते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना होगा रिजिड बॉडी के लिए, तो रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। और आई कहां से लिखते हैं हम लोग? दिस आई इज जिस पॉइंट से हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, या जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट में हम लोग कौन से पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट, किसी का कुछ मैसेज आया है, ml स्क्वायर बाई 3, वेरी गुड। ये जो इस पॉइंट के अबाउट होगा ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो अभी भी मेरे पास एक इक्वेशन की कमी है, ये तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अब मुझे किस चीज का और इक्वेशन लिखना पड़ेगा? ये यहां से मैं तो मेरे पास दो वेरिएबल हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दैट इज v1 मुझे नहीं पता है और ओमेगा नहीं पता है मुझे, और v1 और ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे और एक इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन कौन सी आएगी?
वो इक्वेशन आए, कौन सी आएगी? वो इक्वेशन ई के इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारा कोलिजन हुआ ना, तो ई की वैल्यू कितनी थी हमारे कोलिजन के लिए? ई की वैल्यू हमारे पास थी 1/2, दैट इज हाफ। तो ई जो हम लोग लिखते हैं, ई दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ई दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी है? 1/2 में यहां पुट कर सकता हूं, और इन दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो कितना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो भी हम लोग देखेंगे वो कौन से पॉइंट के अबाउट देखेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या जिस पॉइंट पे जो हमारा इंपैक्ट हुआ उस पॉइंट के अबाउट? फटाफट चैट बॉक्स में जो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हाँ मेरे पास आ चुका है, पॉइंट के अबाउट। ठीक है, वेरी गुड। ये थोड़ा बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है, या बहुत लोग इस जगह पे गलती कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, वेरी गुड। तो बहुत लोग ऐसे गलती कर देते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो लोग पता नहीं क्यों मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखने लगते हैं। हर चीज को लोगों को लगता है कि हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख देते हैं, लेकिन ये जो लिखते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के अबाउट लिखते हैं। कभी भी ई का जो इक्वेशन लिखते हैं वो हम लोग पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के अबाउट लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी बात होती है ना, इसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो ई का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है फटाफट लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दोनों के बीच का कितना है? सेपरेशन अगर हो रहा है देखो, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए इस पॉइंट की, रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी आफ्टर आफ्टर कोलिजन कितनी है? फटाफट बता दो मुझे, इस पॉइंट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी है? V1। कौन कौन है? उत्तम। नहीं V1 में उत्तम, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है आफ्टर कोलिजन? वो तो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, V1। पार्टिकल जो रहता है वो उस वेलोसिटी से इसको आफ्टर इंपैक्ट जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इज V1। बट मैं पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी जिससे वो सेपरेट हो रहा है, तो रॉड की इस पॉइंट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी है? Kp। उत्तम, मैं सबसे, हाँ, एक्स ओमेगा, वेरी गुड। केपी ने बताया एक्स इंटू ओमेगा, वेरी गुड। इज नीदर इलास्टिक परफेक्ट, हाँ क्वेश्चन है, इट्स नीदर इलास्टिक परफेक्टली एंड इन इलास्टिक। हाँ ये तो सही है ना, यहाँ पे इट इज नीदर इलास्टिक, इट इज नीदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नॉर इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ना तो इन इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली, ना तो इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, सही बोला आपने आर्यन कि क्योंकि ई की वैल्यू 1/2 है, दैट इज 0.5। तो अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक होता तो ई की वैल्यू 0 होती, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता दैट मींस ई की वैल्यू 1 होती। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने बताया कि इसका जो वेलोसिटी ऑफ इस पॉइंट का वेलोसिटी है दैट इज एक्स ओमेगा। तो मैं बोल सकता हूं किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है? एक्स ओमेगा से सेपरेट होना चाह रहा है रॉड। लेकिन बेचारा ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आफ्टर इंपैक्ट वी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है तो इसको अप्रोच करना चाह रहा है अभी भी, लेकिन तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो माइनस टाइम्स होके आएगी, दैट इज -v1। ठीक है, आफ्टर आफ्टर इंपैक्ट ये तो भागना चाह रहा है, बट ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है? ये इसकी वेलोसिटी की वजह से सेपरेशन बढ़ रहा है, और इसकी वेलोसिटी की वजह से सेपरेशन कम हो रहा है। तो इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो हो जाएगा एक्स ओमेगा माइनस v1। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट मींस कोलिजन से पहले की बात है, कोलिजन से पहले की बात है। तो ये कोलिजन से पहले ये रॉड बेचारा खड़ा हुआ था, ये तो ना तो ये भाग रहा था, ना तो कहीं ये कहीं नहीं भाग रहा था, ये ऐसे ही रुका हुआ था, और ये पार्टिकल इसको अप्रोच कर रहा था v0 वेलोसिटी से। तो नीचे वाला जो टर्म हो गया दैट इज v0। ठीक है, और यहां से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं v1 दैट इज इक्वल टू एक्स ओमेगा माइनस, कितना आ जाएगा ये, एक्स ओमेगा माइनस v0/2। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट कवर करते हैं इस इक्वेशन को, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व करने में ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि जो x है x इज नोन टू अस। ठीक है, हम लोग x के टर्म्स में निकालने वाले हैं, v0 इज नोन टू अस, m इज नोन टू अस। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या है? v1 और ओमेगा। ठीक है, और v1 और ओमेगा, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। इसका जो रिजल्ट आएगा तो उसकी वैल्यू आती है, ओमेगा का हम लोग कैलकुलेट होकर आ जाता है 3v0x डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई
3। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 9v0x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x² प्लस L²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग v1 कैलकुलेट करेंगे तो v1 मेरे पास कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा 9v0 इंटू x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x² प्लस L² माइनस v0 बाई 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है। जो पर्पस था, जो इक्वेशन हमें लिखना था, वो पर्पस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में तैयार होके आ जाती है, बनी बनाई खिचड़ी की तरह। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैं लिखता हूं, हीट डेवलप्ड इन कोलिजन बोल दो इफ x दैट इज इक्वल टू L। तो इसमें मैं क्या अप्रोच यूज करूं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा मैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसी का जो तो लॉस हुआ है, यही जो लॉस है, दिस लॉस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है उसकी बात कर रहे थे, वो हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके अगर वो उसके इंटरनल एनर्जी या उसके इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में भी जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरी तरह से कहना गलत होगा, लेकिन हम लोग हीट एनर्जी में मेजोरिटी ऑफ द एनर्जी 99% ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग 11th-12th के लेवल में इसको कंसिडर करेंगे कि हीट एनर्जी इज गेटिंग, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो भी लॉस आ रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जो काइनेटिक एनर्जी मैं बात कर रहा था कि हीट एनर्जी जो हम लोग डेल्टा एच अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में किसके पास आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ओनली था हमारे पास इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ही सिर्फ था हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड कितना हमने निकाला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड निकाला था हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाता है हाफ m इंटू 25 v0 स्क्वायर बाई 64 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो। और ये हमने कहा निकाला था, x को हमने L कंसिडर करके हमने v1 निकाल लिया था और ओमेगा हमने निकाल लिया था। ठीक है, और v1 और ओमेगा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, और वो वैल्यू पुट करने पे v0 के टर्म्स में हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड इस तरह से मिल जाता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फाइनली अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है हाफ इंटू m। अच्छा, ये जो आएगा हाफ, ये वाला आ जाएगा, ये पार्टिकल का आ जाएगा, दिस इज फॉर पार्टिकल, और ये वाला जो है दिस इज फॉर रॉड फाइनल। ठीक है, हाफ m v0 स्क्वायर बाई 3 इंटू 81/64 माइनस ये रॉड का हो गया फाइनल, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था मेरे पास, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m v0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पे जो चेंज इन काइनेटिक, जो चेंज इन हीट एनर्जी आएगा, हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ वो मेरे पास आ जाएगा 3m v0 स्क्वायर बाई 32। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें जो कॉन्सेप्ट है मेन ये चीज देखना था, बाकी चीजें कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है, यहां से हम लोग आगे प्रोसीड करें, या कुछ डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो, इससे आगे हम लोग आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है इंपल्स ऑन द हिंज, इंपल्स ऑन द हिंज। ठीक है, तो हिंज में इंपल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी हिंज में जो भी हमारे पास इंपल्स आया वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई हमें मुझे बताओ चैट बॉक्स में। जब ये टक्कर हुआ, जब हुआ तो उसकी वजह से हिंज का जो इंपल्स, हिंज ने जो इंपल्स दिया वो कैसे निकालेंगे, इज दैट एफएक्स। हाँ, तो जो हमारे पास हिंज फोर्स था जो टक्कर हुआ उस समय, क्या मेरे पास आया वो एफएक्स। हाँ, तो वो तो हिंज फोर्स हो गया ना, जब टक्कर के समय जो हिंज फोर्स हम लोगों ने बात किया था वो एफएक्स डायरेक्शन में था इस तरह से। ठीक है, और जो पार्टिकल ने हिंज फोर्स हमें निकालना है इंपल्स ऑन द हिंज फॉर x इक्वल्स टू एल। मैं बोलता हूं, चलो इजी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, फॉर x इक्वल्स टू एल। तो यहां से जो पार्टिकल, यहां पे जो मेरे पास पार्टिकल आया
इस जगह पे जब टकराया, किसी ने कुछ मैसेज डाला है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम से सर, वेरी गुड, चेंज इन मोमेंटम से, वेरी गुड। तो हमें पता है कि इंपल्स क्या होता है, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी, दिस इज माई इंपल्स जे, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इसमें हम लोग और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये अभी मैं बस फोर्सेस दिखा रहा हूं, अब इंटरनल फोर्स में नहीं दिखाता हूं, ठीक है। जो भी कॉलिजन में इंटरनल फोर्स हुआ, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंटरनल फोर्स है, उसको हम लोग उसकी बातचीत नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने उसको भी हटा दिया। अब इंपल्स जो हिंज का आया वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ किसका, चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉड, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, किसका मोमेंटम, किसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, वो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ। चेंज इन मोमेंटम किसका, रॉड का, पार्टिकल का, या किसका, रॉड का। आर्यन बोल रहे हैं रॉड का, उत्तम बोल रहे हैं सिस्टम का, बाकी लोग भी बताओ। डायरेक्ट मैसेज नहीं आर्यन, आप एक बार चैट बॉक्स में जाओ और इसमें एवरीवन एवरीवन कर लो, एवरीवन इन द मीटिंग, ठीक है। सिस्टम का, तो मेजोरिटी ऑफ लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम का, तो वेरी गुड। ये भी एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि इंपल्स हम लोग हिंज का निकालेंगे। अगर आर्यन जैसे कि आप बोल रहे हो रॉड की बात करें, तो रॉड का अगर हम लोग देखें तो रॉड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे, मैं इधर साइड में एक बार बनाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस चीज में। रॉड के पास कौन कौन से फोर्सेस है कॉलिजन के टाइम पे, रॉड के पास फोर्सेस देखो, एक एफ एक्स आया इधर, और इसकी वजह से जो एक नॉर्मल रिएक्शन भी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है, कॉलिजन की वजह से, इस पे उसकी वजह से। तो रॉड का अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे डेल्टा पी, या फिर मैं इंपल्स की बात करूंगा, तो इस रॉड का जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो एफ एक्स की वजह से भी आएगा एंड नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी आएगा, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से इंपल्स आएगा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ निकालना है इंपल्स ऑन द हिंज, हिंज में जो इंपल्स आया उस वो फोर्स, वो चीज हमें निकालना है, हिंज का इंपल्स निकालना है सिर्फ हमें इस, और इसमें आपका नॉर्मल का भी इंपल्स आ जाएगा। ये बात समझ में आई आर्यन आपको? आप जो अगर सिर्फ रॉड का अगर चेंजिंग मोमेंटम अगर आप कंसीडर करोगे तो उसमें इस नॉर्मल का भी इंपल्स आ जाएगा, जबकि हमें इंपल्स ऑन द हिंज निकालना है। यस सर, करेक्ट है, ठीक है। बाकी लोगों ने तो सही समझा है कि हमें, अगर हम लोगों ने इसको एक एज अ सिस्टम कंसीडर कर लिया, इस मास को और इस रॉड को सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो एक ही एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास, दैट इज एफ एक्स। तो इस मास और इस पार्टिकल का और इस रॉड का अगर हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल दिया, तो हमने एफ एक्स का बेसिकली इंपल्स निकाल दिया, ठीक है। तो बाकी चीज को एक बार रब कर लेता हूं फटाफट, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसको हटा देते हैं फटाफट से, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें इंपल, अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में बोल देता हूं, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर निकाल दो, दैट विल गिव मी इंपल्स ऑन द हिंज। और अगर एफ एक्स मुझे पता रहता तो एफ एक्स को मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देता तो भी मुझे इंपल्स मिल जाता। और ये डेल्टा टी क्या होता, टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ कॉलिजन, कितनी ड्यूरेशन, बेसिकली टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसका चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये डेल्टा पी मैं बोल देता हूं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम कितना होगा। तो सबसे पहले फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो फाइनली ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया, ठीक है। और x इक्वल्स टू एल है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू एल है, तो पहले मैं लिख दूंगा कि m इंटू इस पार्टिकल का m इंटू v1, ठीक है। मैं m v1 लिख दूंगा, पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम, प्लस इस रॉड का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। और रॉड का लीनियर मोमेंटम हम लोग किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में, दैट मींस मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में, इस रॉड का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां पे सेंटर ऑफ मास का रोल आएगा, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी के इस वो लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम अगर हमको डिफाइन करना होगा, दैट मींस मोमेंटम हम लोग सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं ये सबका सब सारी बातें तो हम लोग उसमें करते हैं कॉलिजन में, और ये सारे जो भी हम लोग लीनियर मोमेंटम वाले चैप्टर में बात करते हैं कि क्यों हम लोग सेंटर ऑफ मास कर लेते हैं, इसका बेसिकली हम लोग डेरिवेशन भी करते हैं, ठीक है। तो mv1 हो गया इस पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम। रॉड का फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है। ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम इस पार्टिकल की वजह से इसके पास इनिशियली वी नॉट वेलोसिटी थी, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि m इंटू वी नॉट। अच्छा, m इंटू v1 तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आया था v1 अच्छा ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था, v1 की वैल्यू कितनी आई थी, कोई बता सकता है क्या मुझे? अच्छा बताओगे कैसे, तुम लोग उतना टाइप करने में दिक्कत आएगा। m इंटू वी, तो ठीक है हम लोग इसके टर्म्स में छोड़ देते हैं, मैं कैलकुलेशन अभी इस पे पूरा डिटेल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो मैंने कैलकुलेट करके बस इसका आंसर लिख के रखा है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट करोगे v1 की वैल्यू पुट करोगे, और वीसीएम ऑफ रॉड कैसे निकालोगे, वीसीएम ऑफ रॉड कैसे निकालोगे मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, वीसीएम ऑफ रॉड कैसे निकालोगे, चैट बॉक्स में बता दो मुझे, वीसीएम ऑफ रॉड कैसे निकालोगे? वन बाई टू एल बाई टू इंटू ओमेगा, वेरी गुड, ओमेगा हमें पता है और एल बाई टू हमें पता है, तो एल बाई टू इंटू ओमेगा, आर ओमेगा से हम लोग इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज कि एम वी वन तो हमें पता है, वी वन पता है, यहां से पुट कर देंगे, प्लस एम इंटू वीसीएम कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल बाई टू माइनस एम वी नॉट, बेसिकली हमको ये कैलकुलेट करना है, ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आएगा, और यही मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू इंपल्स ऑन द हिंज, दैट इज एफ एक्स इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जो कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है निकल के, वो आ जाती है 3mv0/16, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरह से हम लोग इंपल्स ऑन द हिंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इसके जो पांचवें पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, हिंज रिएक्शन आफ्टर इंपैक्ट। आफ्टर इंपैक्ट, अच्छा, इसी तरह का एक प्रॉब्लम हमने कल भी डिस्कस किया था, तो हमें अब थोड़ा सा और एक बार देखना है कि इसमें आफ्टर इंपैक्ट क्या क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, हिंज रिएक्शन क्या होगा आफ्टर इंपैक्ट। तो अगर मैं इस तरह से बनाता हूं इसमें, ठीक है, हिंज आफ्टर इंपैक्ट में बता रहा हूं, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन अगर सपोज मैं इस डायरेक्शन को फोर्स को बोल देता हूं, दिस इज माई एफ एक्स एंड दिस इज माई एफ वाई, और आफ्टर कोलिजन एक बार खत्म हो गया तो मुझे बाकी सारे फोर्सेस को भी कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है, जो भी इसमें नॉन इंपल्सिव फोर्स लग रहे हैं या इंपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि कोलिजन खत्म हो चुका है, अब कोलिजन खत्म हो गया है, उसके बाद मुझे हिंज रिएक्शन निकालना है, ठीक है, हिंज रिएक्शन आफ्टर द इंपैक्ट। तो अब बाकी जो जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, जो भी हमारे पास नॉन इंपल्सिव फोर्सेस थे जिसको कि हमने डिस्कार्ड कर दिया, उसको लगाना शुरू कर दो अब यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास या फिर इसके L/2 पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, रॉड का, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है और कोई भी फोर्स इस पे नहीं है। तो अभी मुझे बताओ कि इसमें Fx एग्जिस्ट करेगा या Fy एग्जिस्ट करेगा, या दोनों एग्जिस्ट करेंगे या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। तो एक बार जैसे इंपैक्ट हो चुका, ठीक है, इंपैक्ट होने के बाद सपोज इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो इंपैक्ट होने के बाद ये जो रॉड है, ये ओमेगा से इस तरह से, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल चुकी है, इंपैक्ट हो चुका है, अब इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल चुकी है जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। और एक बार एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, तो अगर मैं बात करूं कि पॉइंट ओ के अबाउट पॉइंट ओ अगर हम लोग देखते हैं, अबाउट पॉइंट ओ मुझे बताओ कि टॉर्क क्या है, व्हाट इज टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जस्ट आफ्टर कोलिजन, जीरो, वेरी गुड। तो जस्ट आफ्टर इंपैक्ट अगर हमें पता है कि जो टॉर्क है अबाउट पॉइंट ओ दैट इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज अल्फा अबाउट पॉइंट ओ, अल्फा इज व्हाट, जो भी हमारा एक्सिस है उसके अबाउट अल्फा क्या है, अल्फा इज जीरो। तो इफ अल्फा इज जीरो, तो
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यस, फ्रॉम केपी दीक्षित टू एवरीवन, यस, ओके। सो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में, अगर इसकी एक्सेलरेशन को ए बोल देता हूं मैं, ए, ठीक है, तो व्हाट इज दिस ए, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं कि दिस ए, किसी का रिएक्शन आया है, 0, ठीक है, व्हाट इज दिस ए, हाँ, ए 0, बेसिकली दिस ए इज 0, क्योंकि ए इज व्हाट, अल्फा नॉट इनटू दिस r, this is what, this is l by 2, alpha naught into l by 2, तो this is alpha naught, so this इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, that is net force along x direction, net force along x direction, that is equal to mass into acceleration of center of mass along that direction। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि fx that is equal to mass of rod into a and that is equal to acceleration 0 है, इसलिए fx will be 0 just after impact की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो fx तो मेरे पास 0 आ गया, एंड व्हाट अबाउट fy, तो fy के लिए हम लोग देखेंगे वर्टिकल फोर्सेस को, अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो वर्टिकल फोर्सेस के लिए इस रॉड में वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, fy ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, तो fy माइनस mg में बोल सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि ये घूम रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है इसलिए मैं बोल सकता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमें जो नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल नेट, जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर कितना हो गया इस केस में, दैट इज आर इसमें हो गया l by 2, ठीक है। तो 6 पार्ट में पूछा गया मुझे फाइंड x, ठीक है, सच दैट हिंज इंपल्स दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे प्रोसीड करूं, मुझे कोई बता दो, हिंज इंपल्स ये 0 बोल रहा है, ठीक है, फाइंड एक्स सच दैट हिंज का इंपल्स इज 0, ये x दूरी पे है, मैं फिर से इसको एक बार बना देता हूं, दिस इज एट डिस्टेंस x, पार्टिकल ओ ने इसको हिट किया, ठीक है, पार्टिकल ने इसको यहां से हिट किया, दिस इज माय पार्टिकल, मास m, वेलोसिटी v नॉट से हिट किया एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और मैं बोल रहा हूं कि इंपल्स अगर हिंज सिर्फ एक ही था हमारे पास ड्यूरिंग टक्कर, तो एफ हमारे पास था, अब इसको भी मैं 0 लेता हूं, तो एक मेरे पास चैट बॉक्स में एक रिस्पॉन्स है, हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट के बाद क्या, मुझे इस क्वेश्चन में बताओ कि अब मैं बोल रहा हूं कि हिंज इंपल्स इज 0, हिम जो भी हमारा कॉलिजन हुआ उसमें हिंज इंपल्स वाज 0, तो हिंज अगर इंपल्स अगर 0 है तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करूं, मुझे वो एक्स फाइंड करना है जिसमें हिंज इंपल्स 0 हो जाए। अच्छे से इसको सोचो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको सोचो कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, हिंज इंपल्स को 0 होने का क्या मतलब हो गया, हिंज इंपल्स 0 होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम को 0, वेरी गुड, वेरी गुड, डेल्टा पी इज 0, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सबने मतलब सबने लगभग मुझे बता दिया, हाँ, करके एक इक्वेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं इसमें बोल दूं कि अगर मेरा चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर 0 हो गया, तो लीनियर मोमेंट जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ये एफएक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। इस सिस्टम पे ड्यूरिंग कॉलिजन एक ही एक्सटर्नल फोर्स था, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स, एमजी को हटा दो, एमजी को हटा दो, इंटरनल फोर्सेस को हटा दिया, और जो भी नॉन इंपल्सिव फोर्सेस है उनको हटा दिया, तो एक ही इंपल्सिव फोर्स था ड्यूरिंग कॉलिजन जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा था, दैट वाज एफएक्स, एफएक्स वाज द ओनली कल्प्रिट। अब एफएक्स ही 0 हो गया, दैट मींस मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कोई भी फोर्स इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचा, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास नहीं बचा, ये भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, अब सारे फोर्स ही खत्म हो गए, तो मैं इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, ठीक है, इसमें लीनियर मोमेंटम मैं कंजर्व कर सकता हूं, तो लीनियर मोमेंटम मैं कंजर्व कर देता हूं इसके बाद, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, एम वी नॉट, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम में बेसिकली कर रहा हूं, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ठीक है, और
इनिशियल मोमेंटम मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम मैं लिखूंगा एम वी नॉट, और फाइनल मोमेंटम कितना, ये तो पार्टिकल का हो गया, फाइनल मोमेंटम इस पार्टिकल का वेलोसिटी v1 था, तो मैं लिख दूंगा एम वी वन प्लस इसका लीनियर मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यहां से यह डिस्टेंस हो जाएगा l/2, ठीक है, और ये फाइनली ओमेगा से अगर घूम रहा है तो टक्कर होने के बाद तो ये हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी m इंटू, इस तरह से हम लोग मोमेंटम इसका लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा इंटू l/2। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेरे पास इक्वेशन निकल के आ जाता है, और इसको v1 और ओमेगा को हम लोग x के टर्म्स में डाल देंगे, ठीक है। v1 और ओमेगा को हम लोग, जैसे इसमें से मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो m से m कैलकुलेट हो गया, कट गया इसका, v नॉट दैट इज इक्वल टू v1 प्लस ओमेगा l/2, ठीक है। तो v नॉट मेरे पास आ गया, v1 की वैल्यू आई थी कितनी थी, v1 की वैल्यू थी x ओमेगा माइनस v नॉट बाई 2, ये आया था, प्लस l/2 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो v नॉट दैट इज इक्वल टू, हम लोग, मैं पुराना वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, दैट इज v नॉट इज इक्वल, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर ये इधर से ले आया जो ये बन जाएगा 3v नॉट बाई 2, दैट इज इक्वल टू x प्लस l/2 इंटू, मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, बेसिकली ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 3v नॉट x बाई 2, जो हमने x के टर्म्स में निकाला था ना, वो वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है x की वैल्यू, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, x की वैल्यू आ जाती है 12/3। दिस कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो समझना था दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। हमने v1 x के टर्म्स में निकाल लिया था, ओमेगा हमने x के टर्म्स में निकाल लिया था, और इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे पुट कर देना, और x की वैल्यू हमारे पास 12/3 आ जाती है। दैट मीन्स समझ रहे हो क्या हो रहा है कि अगर मेरा x जो है, मतलब पार्टिकल जहां पे टक्कर मार रहा है, वो अगर फिर से अपग्रेड वाला ये क्या आ गया यार, हटाओ इसको। अगर पार्टिकल जिस जिस पॉइंट पे टक्कर मार रहा है वो पॉइंट अगर यहां से 12/3 डिस्टेंस पे हो ना, तो हिंज पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा, इस पॉइंट पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा अगर 12/3 पे इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल इस तरह से टक्कर मारता है तो जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ परकशन भी बोलते हैं। तो क्रिकेटर्स देखोगे बहुत बार जो बल्ला लेके ऐसे ठक 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 करते रहते हैं, ऐसे बल्ला लेके खोजते रहते हैं ऐसे, तो बेसिकली वो लोग पॉइंट ऑफ परकशन में पॉइंट खोजने की कोशिश करते हैं। तो अगर उस पॉइंट पे अगर उन लोगों ने शॉट लिया ना, इस तरह से अगर शॉट लिया, दैट मीन्स वो भी एक तरह से रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, और उस 12/3 से अगर बॉल टकरा जाती है तो उनके हाथ में कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ये कभी भी तुम लोग क्रिकेट खेलने समय ध्यान करना, जब भी क्रिकेट खेलते हो तो एक ऐसे जगह से बॉल को अगर तुम मारते हो इस तरह से कट से, तो अगर वो ऊपर से 12/3, लगभग 12/3 अगर एक यूनिफॉर्म मैं बल्ला कंसिडर कर रहा हूं, तो लगभग 12/3 पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे अगर तुमने शॉट लिया तो इंपैक्ट हाथ पे नहीं आएगा, तुम्हारे ग्रिप पे कभी भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्रिकेटर्स को सिखाया जाता है ये पॉइंट। हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, इसलिए मैंने बता दिया कि मेनली इसको क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ परकशन को खोजने की कोशिश करते हैं इसी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। कुछ मैसेज आया है, पहले पता होता तो अच्छा होता, पहले पता होता तो क्रिकेटर बन गए होते, उत्तम, क्या क्रिकेट खेले जाते फिर, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली अपने हाथ पे इंपैक्ट नहीं आना देना चाहते हैं, अलग अलग पॉइंट पे जो हाथ पे जो इंपैक्ट आता है, ग्रिप पे जो इंपैक्ट आता है वो अलग अलग आता है, और वो बेसिकली यस, तो उस तरह से हम लोग एक बैट, अगर एक बल्ला लेते हैं, और बल्ला का अगर हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से एनालिसिस कर लिया, ठीक है, सारा हम लोगों ने उसका सेंटर ऑफ मास और वो सारा चीज कैलकुलेट करके कि इसका एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास का कितना आएगा, लगभग लगभग यूनिफॉर्म होता है, फिर भी एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास और ये सारा पॉइंट अगर कैलकुलेट करके हमने वो पॉइंट पता लगा लिया एग्जैक्ट पॉइंट, तो हम लोग उससे बहुत बढ़िया शॉट खेल सकते हैं और बॉल को धुआंधार तरीके से पीट भी सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आज का सेशन यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो भी तुम लोग बोलोगे उस पे, उसके ऊपर हम लोग एक नेक्स्ट बी नेक्स्ट टाइम उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे आएंगे और उस पर अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम लोग उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो आस्क अबाउट हीट इंजन,
ओके सो तुम सभी लोग मिलकर डिसाइड कर लो कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट हम लोगों को कौन सा टॉपिक लेना है, तो हम लोग उस हिसाब से ग्रुप में जो भी डिस्कशन होगा फाइनल डिसीजन होगा। मैं एक पोल डाल दूंगा उसमें कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट हम लोगों को लेना है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको फिर उस पॉइंट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह से, और उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी इस तरह से देखेंगे। सर इरोडोव का रोटेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है अगर कभी चाहिए कि एक ऐसा सेशन हो जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करें, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ पोस्ट कर दो, जो भी 3-4 क्वेश्चन है मैं उसको क्लब करके एक दिन इस तरह से हम लोग इंटरेक्टिव सेशन इसमें हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करना भी ज्यादा सही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही मतलब उठा के बस क्वेश्चन कर लो तो वो ज्यादा मजा नहीं आता है फिर उसमें। उसको बेसिक ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर जाने में जो मजा है वो सिर्फ प्रॉब्लम 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 में डिस्कशन करने में मजा नहीं है। ठीक है, फिजिक्स को हम लोग फिजिक्स की तरह पढ़ेंगे, है ना। ये कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, मैं पहले कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को लोग मिस करते हैं और बस क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के पीछे हम लोगों को नहीं भागना है, हम लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चीजों को, जो भी क्वेश्चन है उसको करना है। ठीक है, ताकि अगर हम लोग कभी कुछ क्वेश्चन को करें तो हमारे पास कॉन्फिडेंस हो कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हम लोग सही चीज लगा रहे हैं। तो उस तरह से जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आई थिंक हम लोग सेशन को एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन था सबको का। थैंक यू वंस अगेन।